जो 2700 एकड़ की जमीन है उसकी वैल्यू है 2 लाख करोड़ रुपए, 2 ट्रिलियन रुपीस। सिर्फ कर्नाटका की बात है, कर्नाटका की, और 12 साल में हुई। तब का पेपर कहाँ से लाती? नहीं, तब तो तांबे पित्तल को लिख को देते थे, अब वो कान ढूंढती। नहीं। ये भी लोगों के सवाल में रहता है कि कानून बन गया ना भाई, अब क्या कर सकते हैं? क्या एक गवर्नमेंट की तनख्वाह लेने वाला आदमी गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला देता है? नहीं। अब सवाल ये है कि ये सर्टिफिकेट कौन देंगे कि इन्हें 5 साल से प्रैक्टिसिंग है या नहीं है, या मस्जिद का सीसीटीवी लेको करेंगे? नहीं, घर में सीसीटीवी लगा डालेंगे। 110 प्रॉपर्टीज ऐसे हैं दिल्ली के अंदर जिसका रेंट एक प्रॉपर्टी का सिर्फ 1 रुपया है। 1 रुपया देंगे दिल्ली को। प्रोटेस्ट हमें मेहनत के साथ, जद्दोजहद के साथ ऐसा करे कि हमें इतना प्रोटेस्ट करे कि वो एक्ट वापस उन्होंने ले लिए, सुप्रीम कोर्ट को भी जाकर पूरा जाकर और ले ले। तो यहाँ तक नहीं आता, हमारी जिम्मेदारी यहाँ से खत्म हो जाता नहीं क्या? सवाल ये है, 8 महीने की हलचल का ये नतीजा, 80 साल से जो करप्शन हुआ, अब बीच में इतना लंबा सुनाया ना तुमने, उसका क्या? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से रहेंगे। आज हमें इस पॉडकास्ट में बहुत ज़रूरी और एक पेचीदा मसले पर बात करने वाले हैं, वो है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। ये लेकर हमारे सब मुसलमान बहुत परेशान ही सवाल उठा रही, तो इसके मुतालिक हमें सही इल्म और दलील के रोशनी में इंशाल्लाह बात करेंगे। तो इन्हीं सारे सवाल के जवाबात और इस एक्ट के प्रॉब्लम्स और उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस और हमारे जिम्मेदारियों के बारे में बात करने के लिए मैं हज़रत मौलाना आसिफ खान साहब दामत बरकातुहू उनके साथ हूँ। तो इंशाल्लाह इस पॉडकास्ट को एंड तक देखना, इसलिए कि इसमें आपको वक्फ के मुतालिक, वक्फ के मसले के मुतालिक बहुत सारा नॉलेज मिलेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है। हज़रत, जो 2025 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो आकर है, इससे जो उम्मत है बहुत उलझन में है और नाराज़गी जाहिर कर रही है हज़रत, इसलिए कि इसमें मुसलमानों की बुनियादी हुकूक छीन ले रही, और आगे इसमें क्या क्या मसले आ सकती वो मालूम नहीं हमना। तो ये जो एक्ट ऐसे कभी मुसलमान के ख़िलाफ़ या आवाम के ख़िलाफ़ जब ऐसे एक्ट निकलती, तो हमें गवर्नमेंट को हम अपना नाराज़गी जाहिर करने का तरीक़ा क्या है हज़रत? इसलिए कि ये एक्ट गवर्नमेंट से आकर है, तो हमें गवर्नमेंट को कैसा बताना कि हमें इसे नाराज़ ही, हमें इसे पसंद नहीं करते, तो इसके खिलाफ हमें कैसे आवाज़ उठाना हज़रत? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या तरीक़ा है इसका? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, एक पेचीदा और अहम मसले के ऊपर आप बात करने का मौका दिए। जैसा कि आपका सवाल था कि ये एक्ट गवर्नमेंट लेकर आई है, तो हमें क्या गवर्नमेंट को हमारी नाराज़गी कैसा दिखाना? जी, सबसे पहले ये चीज़ समझो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, ये सिटीजन्स की हिफाजत करता है, और सिटीजन्स मतलब मैं और आप, हमारी इन्हें हिफाजत करता है। और इसके अंदर ऐसे क़ानून हैं कि अगर कोई चीज़ हमना गवर्नमेंट की तरफ से क़ानून बन को सामने आया और हमना वो पसंद नहीं है, तो पूरा इख्तियार है, पूरा राइट है हमना उससे अपोज करने का। तो इसमें जो किसी भी एक्ट को हमें पसंद नहीं कर रही और उसे अपोज करना चाह रही, तो उसके 2 तरीक़े हैं। एक ये कि हमें प्रोटेस्ट कर सकते, आर्टिकल 19 है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये क़ानून फ्रीडम देता है, आज़ादी देता है हमना कि हमें किसी भी चीज़ की नाराज़गी के बारे में प्रोटेस्ट कर सकते, उसके लिए हमें एजिटेशन कर सकते। और दूसरा तरीक़ा इसमें यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 2 क़वानीन हैं, एक है आर्टिकल 226 और एक है आर्टिकल 32। ये 2 आर्टिकल्स के अंदर क़ानून ये है कि आप किसी भी गवर्नमेंट के लाए हुए क़ानून के ख़िलाफ़ कोर्ट तक भी जा सकते हैं। तो आर्टिकल 226 है हाई कोर्ट के वास्ते, अगर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्ट बने आपको पसंद नहीं है, तो यू कैन गो टू हाई कोर्ट। तो इसका इख्तियार तुम ना दे रहा है आर्टिकल नंबर 226। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्ट है आपको पसंद नहीं है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो आर्टिकल 32 तुम ना इख्तियार दे रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो ये 2 तरीक़े हैं जिसके ज़रिए से हमना कॉन्स्टिट्यूशन ये हमना इख्तियार दिया है, हक़ दिया है कि हमारी नाराज़गी हमें ज़ाहिर कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस से ये भी मालूम हुआ है कि इन 2 तरीक़ों से गवर्नमेंट काफ़ी दफ़ा अपना जो क़ानून बनाई थी वो वापस भी ली है, अगर सही तरीक़े से
आर्टिकल 19, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 के ऊपर अमल हुआ तो गवर्नमेंट अपना एक्ट, अपना कानून वापस लिए। जैसे खरीब में हमें किसान बिल देखे, इसमें सही तरीके से प्रोटेस्ट भी हुआ, पिटिशंस सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट में फाइल भी हुए, तो उसका नतीजा था, वक्त लगा लेकिन वो एक्ट गवर्नमेंट वापस ली। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये भी लोगों के सवाल में रहता है कि कानून बन गया ना भाई, अब क्या कर सकते हैं बोल को। ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही एक कानून है, आर्टिकल 368। इसके अंदर डिटेल ये है कि पार्लियामेंट या गवर्नमेंट जो कानून बनाई थी उस कानून को अमेंड करके वापस भी ले सकती, तो कानून वापस होने का भी रास्ता है। तो पहली चीज इसका डिटेल आपको समझना है कि अगर नाराजगी है तो इन तरीकों से नाराजगी का इजहार कर सकते। तो मुझे समझ में आएगा नाराजगी जाहिर करने का तरीका क्या है गवर्नमेंट से। जी। तो अब मेरा सवाल यह है कि इस एक्ट में ऐसी चीज क्या है जो हमारे मुसलमान बहुत बेचैन हो जा रही हैं और खासकर हमारे इंटेलेक्चुअल्स अपोज करने लगनी, ये एक्ट में ऐसी चीज क्या है हजरत? अच्छा ठीक है, देखो ये जो बिल जब पास हुआ तो पहले बिल करको आता है ना, बिल प्रपोज करते हैं, तो किरण रिजिजू जो माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने इसमें 44 अमेंडमेंट्स लेकर आए। 1995 का एक एक्ट है, पुराना एक्ट जो अब ख़त्म हो गया, तो उसमें 44 अमेंडमेंट्स करना बोल के उन्होंने बिल प्रपोज करे। उसके बाद जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, उन्होंने जाको स्टेक होल्डर से सब मशवरा करे, तो उसके बाद रिपोर्ट दिए, तो 40 के प्लस जो है अमेंडमेंट्स हैं इसमें, जो ऑलमोस्ट सबके सब किसी ना किसी तरीके से एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। यानी जो इख्तियार, जो अधिकार, जो मेरा हक कॉन्स्टिट्यूशन मुझे दिया है, ये 44 अमेंडमेंट्स वो मेरे हक को मार रही। अब पूरे तो मैं बोल नहीं सकता, चंद की पॉइंट्स आपको सुना दो, 4 पॉइंट सुना दो जी। एटलीस्ट ये 4 पॉइंट अगर हमें समझ लिए तो हमें समझ सकते हैं कि बाकी और चीज़ों में कैसा झोल है और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ उसके अंदर क्या बोलते हैं हक लिया जा रहा है। पहला पॉइंट कि वक्फ बाय यूज़र जो 1995 के एक्ट में था उसे ख़त्म कर दो। अब तक क्या था, वक्फ बाय यूज़र एक एक्ट था जो अब ख़त्म हो गया। अब वक्फ बाय यूज़र क्या है, मैं आपको बहुत आसानी से समझाता हूँ। एक इबादत की जगह है या एक ख़बरस्तान है या एक मदरसा है, दरगाह है, जो कई सौ साल पहले मस्जिद के वास्ते या मदरसे के वास्ते वक्फ हुआ, ठीक है। 100 साल से वहाँ पर इबादत हो रही है या दफन तदफीन चल रही है ख़बरस्तान में या दरगाह में, वहाँ बुज़ुर्ग आराम कर रहे हैं, तो उसके डीड्स और उसके जो पेपर्स हैं वो इस वक्त में पेश करना नामुमकिन रहता, ठीक है। 100 साल पुराने, जैसे 600-700 साल, तो तब का पेपर कहाँ से लाती? तब तो तांबे पित्तल को लिखो देते थे, अब वो कहाँ ढूंढते? नहीं है। तो अब उसकी दलील क्या होती कि ये किसका बोल को। अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐड करता हूँ मैं, ऐसा हमारे नॉन मुस्लिम्स भाइयों के देवलम भी हैं, टेम्पल्स भी हैं, क्रिश्चियन भाइयों के चर्चेस भी हैं, और हमारे सिख भाइयों के गुरुद्वारा में जो कई सौ साल से एज अ टेम्पल यूज़ हो रहा है, एज अ चर्च यूज़ हो रहा है, एज अ गुरुद्वारा यूज़ हो रहा है। तो उनके लिए भी दलील क्या, और मस्जिद मदरसे वालों के लिए भी दलील क्या कि 100 साल से जो इस्तेमाल हो रहा है वो इस्तेमाल खुद उसका प्रूफ, ठीक है। तो यही एक्ट था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जो बाबरी मस्जिद का ये आया था, नतीजा आया था, उसमें भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बहुत जोर के साथ समझाया गया है, समझ रहे। तो बहरहाल तो ये एक्ट है कि वहाँ पर अगर इबादत चल रही है तो वक्फ बाय यूज़र है, ठीक है। तो वहाँ दूसरा जाको क्लेम नहीं कर सकता। अच्छा, कि दलील क्या है, अगरचे पेपर नहीं है, दलील क्या है, यूज उसका इस्तेमाल। तो अब 2025 का जो नया एक्ट है, इस एक्ट का नाम तो उम्मीद रखे हैं गवर्नमेंट से, नाउम्मीदी दिख रही है। तो इसमें क्या है, ये वक्फ बाय यूजर को रिपील कर दे, खत्म कर दे, रद्द हो गया। नाउ एनीवन कैन क्लेम अ मस्जिद which has been used as a masjid from several hundred years। कोई आको बोल सकता है नहीं ये हमारी, गवर्नमेंट क्लेम कर सकती है कि नहीं ये वक्फ की नहीं, गवर्नमेंट की जगह। अब प्रॉब्लम क्या आया, नाइंसाफी हो गई, ठीक है। मैं पहले किस तरह से नाइंसाफी हो रही है हमें लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो एक एक पॉइंट आपको रखना। तो ये है वक्फ बाय यूजर, कि पहले पेपर की जरूरत नहीं थी, अब तुम्हें पेपर लाना पड़ता है, अगर पेपर नहीं लाए तो
तुम्हारे हाथ से ज़मीन जा सकती है, मदरसा, मस्जिद, दरगाह, खबरस्तान जा सकता। सेकंड पॉइंट क्या है इसमें कि नॉन मुस्लिम्स को अपॉइंट करना मैंडेटरी करें। हालांकि वक्फ बोर्ड में पहले से नॉन मुस्लिम्स हैं, देयर आर मेनी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हु हैव बीन अपॉइंटेड इन वक्फ बोर्ड, है पहले से हैं, और 2 को एक्स्ट्रा करने की बात चल रही है। अब इससे क्या होता है, एक नाइंसाफी पैदा होती है। वो कैसे नाइंसाफी मैं आगे समझाता हूँ। तो पॉइंट्स पहले 4 आप सुन लियो। तो दूसरा पॉइंट क्या है, नॉन मुस्लिम्स को और 2 नॉन मुस्लिम्स को अपॉइंट करने की बात हो रही है। फिर तीसरा एक ये है कि इसमें अगर कहीं डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट का मतलब कोई लिटिगेशन आता है कि ये वक्फ की नहीं, ये फुलां की, कोई आको क्लेम कर रहा है, कोई गवर्नमेंट आको क्लेम कर रही है, तो जब ऐसा झगड़ा होता है तो पहले क्या होता था, एक सर्वे कमिश्नर अपॉइंट होता था गवर्नमेंट की तरफ से, उन्हें जाकर पूरी इंक्वायरी सब कर ले को, उसके बाद आको उन्हें गवर्नमेंट को सुनाता, स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को या क्या बोलते हैं कोर्ट्स वगैरह में ये होता। तो वहाँ दलील के साथ बात होती, इंक्वायरी को सामने रखकर उसके हिसाब से फैसला होता था। अगर वो फैसले से नाराज़गी होती तो ट्रिब्यूनल को जाते, एक स्पेशल कोर्ट, या वहाँ भी नहीं होता तो फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक फिर उसे चैलेंज करने का एक राइट था। इसे ख़त्म कर डाले। अब क्या कर रहे हैं कि ऐसा अगर डिस्प्यूट हुआ तो यानी झगड़ा हुआ तो क्या होगा, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रहता है जो पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो है मेन ऑफिसर रहता है उन्हें, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहता है, या उसके ऊपर के लेवल का गवर्नमेंट ऑफिशियल, उसे अपॉइंट करना कर को बोले, सर्वे कमिश्नर नहीं। अब एक गवर्नमेंट का जो बंदा इंक्वायरी के वास्ते आता है। अब आप अंदाजा लगाओ, ऐसा मौका आ गया कि एक जगह है खबरस्तान की या किसी भी वक्फ की जगह है, उसे गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि ये गवर्नमेंट की जगह। अब उसकी इंक्वायरी करने के वास्ते एक गवर्नमेंट ऑफिशियल आता है और उन्हें फैसला करने का इख्तियार रख रहा है। पहले इंक्वायरी होती थी, अब इन्हें इंक्वायरी कर को फैसला दे सकता है। तो आप सोचो, क्या एक गवर्नमेंट की तनख्वाह लेने वाला आदमी गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला देता है? नहीं, उस गवर्नमेंट का साथ देंगे। तो ये तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट ये है कि एक नया अमेंडमेंट इसमें आया है, बड़ा अजीब है, कि अगर कौन तो भी आदमी वक्फ करना चाह रही, जमीन देना चाह रही, अल्लाह के नाम पर कुछ करना चाह रही, तो वक्फ करने वाले के वास्ते 5 साल से इस्लाम के ऊपर अमल करको रहना जरूरी है। यानी उन्हें 5 साल से नमाज रोजे का पाबंद रहना, दाढ़ी टोपी रहना, और भी जो भी इस्लाम की शियार हैं उसमें उन्हें अमल करते रहना, काम भी उन्हें छूट को नहीं रहना। अब सवाल यह है कि ये सर्टिफिकेट कौन देंगे कि इन्हें 5 साल से प्रैक्टिसिंग है या नहीं है? क्या मस्जिद का सीसीटीवी लेको करेंगे? नहीं, घर में सीसीटीवी लगा डालेंगे। नहीं। तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है, तुम्हें एक्चुअली एक तो तुम्हें बहुत सारे कानून ऐसे बनाए कि जो वक्फ की पहले से ज़मीन है उसके ऊपर तुम्हारी निगाह है, तुम्हें कानून के ज़रिए से दाव पेच खेल को वो ज़मीन को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये, नया कौन भी आदमी वक्फ करना नहीं। अच्छा, कानून सिर्फ हमारे ऊपर एक है कि दूसरे मजहब पर भी एज लागू होता है? हाँ, नहीं, मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ आपको। अच्छा। मैं आपको बोला था ना, नाइंसाफी हो रही है इसमें और हमारा हक छीने जा रहा है, वो चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ। तो ये जो 4 पॉइंट्स है ना, ये 4 पॉइंट्स में क्या हो रहा है, किसी ना किसी तरीके से मुसलमान का हक मारे जा रहा है। ठीक है, अब देखो हमारे कंट्री में, हमारे मुल्क में खाली मुसलमानों के जायदादा नहीं है, हिंदुओं के भी हैं, क्रिश्चियंस भाइयों के हैं, हमारे सिख भाइयों के हैं। हिंदू भाइयों का टेम्पल एंडोमेंट रहता, इंग्लिश में वक्फ को एंडोमेंट बोलते हैं। चर्च एंडोमेंट्स हैं, गुरुद्वारा एंडोमेंट है। अब ये जो इदारे हैं इनके, इसमें अगर ये 4 पॉइंट्स जो मैं आपको अब सुना है ना, उसका कंपैरिजन करे तो क्या मिलता बोले तो, वक्फ बाय यूजर को तुम्हें खत्म कर डाले, मस्जिद बाय यूजर नहीं, दरगाह बाय यूजर नहीं, लेकिन मठ बाय यूजर, टेम्पल बाय यूजर वो कानून बाकी है, चर्च बाय यूजर कानून बाकी है, गुरुद्वारा बाय यूजर कानून बाकी है। मस्जिद को कौन भी आको 100 साल की मस्जिद को क्लेम कर सकता है, डॉक्यूमेंट दिखाओ बोल सकता है, चर्च, टेम्पल और गुरुद्वारा को नहीं पूछ सकता। तो ये क्या है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है। आर्टिकल 14 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि हर एक को इस मुल्क में इक्वालिटी है, इंसाफ है, सबके साथ बराबरी है। अब यहाँ मुसलमानों के साथ बराबरी हो रही है? नहीं हो रही। क्यों? उनके मस्जिद के वास्ते जो 100 साल पहला है, पुराना है, उसका डीड मांग रही है, उसका डॉक्यूमेंट मांग रही है। तो ये आर्टिकल 14 का वायलेशन। दूसरी चीज क्या हमें बोले थे, मुस्लिम अपॉइंटमेंट, सॉरी नॉन मुस्लिम को अपॉइंट करो वक्त में,
और उसका क्या बात बोल रही, इंक्लूसिविटी आती है, डाइवर्सिटी आती है, यानी कि गंगा जमुनी तहजीब आती है। वक्त में मुसलमान भी हिंदू भी वक्फ बोर्ड में काम करे तो ऐसा दिखता है। लेकिन सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड के अपोजिट इन पैरेलल जो टेम्पल का एंडोमेंट्स है, चर्च का वक्फ है और गुरुद्वारा का वक्फ है, वहाँ मुसलमानों को अपॉइंट करें क्या? नहीं करें। तो अगर डाइवर्सिटी लाना है तो हम भी लाओ ना, गंगा जमुनी तहजीब वहाँ भी लाओ, मुस्लिम्स को वो बोर्ड में अपॉइंट करो, जबकि तुम्हें नहीं कर रही। तो अगेन इट्स वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, इक्वालिटी खत्म कर रहे हैं तुम्हें। तीसरा पॉइंट में आपको क्या सुनाया था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या उसके ऊपर का ऑफिसर क्या करता है, इंक्वायरी करता है और फैसला दे सकता है, ठीक है। तो वक्फ बोर्ड में किसका इन्वॉल्वमेंट है? गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। दैट्स व्हाई अ गवर्नमेंट ऑफिशियल विल बी अपॉइंटेड करके बोल रही इन केस ऑफ डिस्प्यूट। लेकिन अगर टेम्पल बोर्ड में, गुरुद्वारा बोर्ड में या चर्च बोर्ड में कोई डिस्प्यूट होता है तो वहां पर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल जाको ना इंक्वायरी कर सकता ना कोई फैसला सुना सकता। हाँ, पूरा इख्तियार बोर्ड को है। जो भी डिस्प्यूट होता इट विल बी सॉल्व विद इन द बोर्ड के अंदर वाले जो से सॉल्व कर लेते, गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो उन्होंने रिलीजियस वाले देख लेते जी। अब उनको पूरा फ्रीडम और वक्फ को पूरा जकड़ रहे। तो यहाँ क्या हो रहा है, आर्टिकल 26 का वायलेशन हो रहा है और आर्टिकल 14 का भी वायलेशन है। आर्टिकल 26 क्या है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। हमारा संविधान हमना आज़ादी दे रहा है कि हमारा जो रिलीजियस मैटर्स हैं हमारे, जैसे हमारा निकाह है, हमारा मस्जिद है, मदरसा है, हमारे चैरिटी का तरीका है, हमारा ज़कात है, ये सब हमें रिलीजन वाले मैनेज कर लेना। सो हमना आज़ादी है, गवर्नमेंट आपको हमने मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ वक्फ बोर्ड में कौन घुस रही है? गवर्नमेंट। डिस्प्यूट में कौन आपको फैसला ले रहा है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो क्या हुआ? ना इंसाफ हो रहा है, ना हमना मजहब की आज़ादी मिल रही। चौथा पॉइंट आपको बोला था प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना बोल के। अब टेम्पल को जगह देने या गुरुद्वारा को, चर्च को जगह देने के वास्ते वहाँ वो कैद नहीं है, वो कंडीशन नहीं है। प्रैक्टिसिंग हिंदू रहा तो टेम्पल को दे सकता है, प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन रहा तो चर्च को देना, प्रैक्टिसिंग सिख रहा तो गुरुद्वारा दे सकता, नहीं तो उन्हें वक्फ नहीं कर सकता, उनको ऐसा कानून नहीं है। तो अगेन इट्स वायलेटिंग आर्टिकल 14 के इक्वालिटी कहीं को नहीं है, समझ रहे हैं? तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 26 का जो वायलेशन हो रहा है ये हमने बर्दाश्त नहीं है। जो हक हमने हमारा संविधान दिया है, जो हमारा हक हमने हमारा मुल्क का कानून दिया है, हमें एक इंच भी उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो इसीलिए इंटेलेक्चुअल्स रहंदे, उलमा रहंदे, जो मुसलमानों का एक बड़ा तबका जो इसे अपोज कर रहा है, इसीलिए कर रहा है कि ये हमारे सीधा सीधा राइट्स का वायलेशन है और हमने ये बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, तो सब हमारे खिलाफ नाइंसाफी छोले कर है कहीं पर भी देखे तो। जी। अच्छा, तब मेरा सवाल है, ये एक्ट ले लगाने की वजह क्या है? ये एकदम से कान से उनको फिक्र आ गया सर? अब तक तो हमें ऐसे फिक्र देखे नहीं उनके अंदर। मुसलमानों को लेकर ये फिक्र कब से आ गया सर? जी, बहुत सही सवाल करे आप। उनके अंदर फिक्र आई, अचानक आई करको आप सवाल कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके अंदर फिक्र कब से आई? आप वक्फ के बारे में कब से सुन रहे हैं? 6-8 महीने से सुन रहे हैं। आपकी उम्र क्या है? 20 साल है। अच्छा, आप तो नौजवान हैं। एक 60 साल के आदमी से भी, बुजुर्ग से भी पूछो जो माशाल्लाह नमाजी रहेंगे, उनकी दाढ़ी रहेंगी, मस्जिद को आने जाने वाले रहेंगे, उनको पूछो वक्फ के बारे में तुमने कब से मालूम, बोल को उन्होंने भी ये जवाब देंगे। अच्छा, 6 महीने से पूरी मुसलमान उम्मत 6 महीने से हमारे मुल्क में वक्फ के बारे में बात कर रही है। उससे पहले बात करे क्या? सुने नहीं है। उससे पहले वक्फ नहीं था क्या? वक्फ कब से शुरू हुआ, कोई आपको आइडिया है? मालूम नहीं है। हाँ, ये एहसान हमारे पॉलिटिकल लीडर्स और रिलीजियस लीडर्स का, सो कॉल्ड लीडर्स, उम्मत को अंधेरे में रखे। और आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ कि गवर्नमेंट इंटरफेयर होने की वजह मेरे हिसाब से, और आप भी इससे एग्री करेंगे, करप्शन। वक्फ का करप्शन वजह है कि गवर्नमेंट अंदर आ रही है। और ये भी आप आगे मैं आपको थोड़ा इसके बारे में जब डिटेल देता हूँ आपको समझ में आता है कि वक्फ और वक्फ बोर्ड दो अलग चीज़ें हैं। वक्फ तो प्रॉपर्टी है, उसे संभालने के वास्ते वक्फ बोर्ड बने। तो करप्शन नेक्स्ट लेवल का हुआ है, इतने बड़े लेवल का हुआ है कि वो करप्शन को सुधारना हमें करको बोल को ये बिल लाए हैं। लेकिन गवर्नमेंट के अंदर वालों की नीयत हमें पहले से जानते हैं, उन्हें सुधारती कि बिगाड़ती कि वो हमें फैसला कर लेना, समझ रहे हैं? इसीलिए तो सुधारेंगे नहीं, उल्टा खराब हो जाएगा बोल को अब हमें अपोज करने के वास्ते उतरे हैं। जी।
लेकिन ये गवर्नमेंट का इंटरफेयर होने का रीज़न ये है कि हमारे में मिसमैनेजमेंट, वक्फ के अंदर करप्शन, वक्फ के अंदर हर तरह से धांधलियां हुई। समझ रहे हैं? जी तो मैं आपको थोड़ा इसमें डिटेल बोलता हूँ ताकि आपके व्यूअर्स को भी मालूम होना कि वक्फ कब से है और किस तरह से इसके ऊपर हमेशा निगाह थी चोरों की, डाकुओं की, और कैसा करप्शन करने की कोशिश करें। और आज हमें 2025 में बैठे हैं तो क्या लेवल का करप्शन हमारे वक्फ के मामले में, वक्फ की मालियात में होको है, तो इसका ज़रा डिटेल मिलता है। देखो 1190 पदों 1192 में वक्फ की शुरुआत होती है हमारे मुल्क में। मोहम्मद गौरी जो बादशाह था, उन्होंने जो है वक्फ का स्टार्ट करे। और वक्फ का रीज़न क्या, वक्फ बनाने का, वक्फ को स्टार्ट करने का, वैसे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वक्फ है, मैं हमारी मुल्क की बात करूँ तो वक्फ बनाने का रीज़न क्या है? उम्मत को एम्पावरमेंट मिल, एम्पावर करना, ठीक है, एम्पावरिंग द मुस्लिम कम्युनिटी, ताकि मुसलमान डेवलप हो, अच्छा पढ़ना, वक्फ की जायदाद के ज़रिए से बच्चों की तालीम, तरबियत, सेहत लोगों की, ये। और वक्फ का जो फ़ायदा है हिंदुस्तान में हमारे सिर्फ मुसलमान नहीं उठाते, अच्छा, पहले से भी यही तरीका है। वक्फ तो मुसलमान करता है लेकिन उससे फ़ायदा सब उठाते हैं, हिंदू भी उठाते हैं, मुसलमान भी उठाते हैं। जैसे कि एक हॉस्पिटल बनाए वक्फ की जगह में, क्या हिंदू को उसमें इलाज नहीं होता? वक्फ एक स्कूल बनाए, वक्फ की प्रॉपर्टी पर कॉलेज डेवलप करे, तो वहाँ क्या हिंदू बच्चे नहीं आएंगे? सबको फायदा होता है। तो वक्फ जो है ये कम्युनिटी को, सोसाइटी को ऊपर लाने की चीज़। तो 1190 पर्दों में वक्फ शुरू हुआ। कैसा? गाँव का गाँव आबाद करते थे बादशाह, और उसकी जो आमदनी थी वो मस्जिद के वास्ते और क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट के वास्ते वक्फ कर डालते। तो इस तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर बेहतरीन वक्फ का निज़ाम शुरू होता है और अच्छे तरीके से ये वक्फ की प्रॉपर्टीज़ रेवेन्यू जनरेट करते हैं, मालियात निकलना शुरू होते हैं इससे, और उससे मुसलमानों का कल्याण हो रहा है, मुसलमान क्या हो रहे हैं? डेवलप हो रहे हैं। अब एंट्री होती है हमारे मुल्क में किसकी? गोरों की, ब्रिटिश की। इन्हों अंदर आकर देखती हैं कि सबसे वेल्थी मुल्क है, और इसमें वेल्थी मुल्क में भी, यानी कि मालदार मुल्क है, इसमें भी सबसे मालदार कौन है? मुसलमान है। कई को इनके पास क्या है? वक्फ का निज़ाम है। तो इनकी निगाह पड़ी वक्फ के ऊपर। इसे इन्हों कोशिश करें कि वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कब्जा करेंगे, वक्फ से जो माल आ रहा है उसे अपने अंडर लेंगे बोल को, तो कोशिश करें। और 1923 में इन्हों क्या करे, 1823 में एक एक्ट बना, एक कानून बना। क्या कहते हो? ये वक्फ की ज़मीन भी ज़मीन ना, अब वो ज़माने में दूसरे खेतां का, इसका उसका टैक्स लेते थे, इन्हों लगान लेते थे। तो इन्हों क्या बोले, ये लगान तुम्हारे वक्फ की प्रॉपर्टी को भी देना। तो यहाँ से क्या हुआ, मुसलमानों के अंदर एजिटेशन आया, उसे अपोज करना शुरू करे, इतना अपोज करे कि 1857 की जो जंग हुई, मशहूर जंग, आज़ादी की पहली जंग कर कोई उसे जो बोलते हैं, तो वो जंग जो है इनके 1823 के वक्फ टैक्सेशन एक्ट की वजह से हुई। और उस जंग में नॉन मुस्लिम्स भी मुसलमान के साथ खड़े होकर अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। कई को अंग्रेज को ये पैगाम दे रहे थे, मुसलमान भी, नॉन मुस्लिम भी, कि हमारा डेवलपमेंट हो रहा है टैक्स के, वक्फ के माल से, वक्फ की जायदाद से, तुम्हें टैक्स लगा को हमारा डेवलपमेंट कैसा रोकती? तो इसके लिए जंग छोकर है, जंग हुई है, एंड वी आर नॉट अवेयर। मुसलमानों को इसकी तारीख का कोई इल्म नहीं। मैं आपको वक्फ की अहमियत समझा रहा हूँ। जब वक्फ अच्छा चलता है तो ये हाल रहता है, कौम डेवलप होती है। और इतने डेवलप थे वो लोग, उन्होंने समझे कि वक्फ के ऊपर टैक्स लगा लेंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, ये रेवेन्यू किसके पास चले आता है? ब्रिटिश के पास चले आता है, और हमारे लोगों को डेवलपमेंट नहीं होती। क्या की जंग 1857 की कलमा पढ़ाने या नमाज पढ़ाने की जंग थी क्या? नहीं, आज़ादी की जंग हो। और आज़ादी की जंग में रीज़न क्या था? 1823 का वक्फ का टैक्सेशन। समझ रहे हैं? तो फिर इस तरह से वक्फ की हिफाजत हुई। अब 19 का दौर आया और वक्फ की हिफाजत हो रही है। तो जब ये जंग हुई उसके बाद से ब्रिटिश थोड़ा कदम पीछे हटा ले, लेकिन इनकी कोशिश हमेशा रहती थी कि कैसा ना कैसा वक्फ के माल के ऊपर हमारा कब्जा होना। अंकिया तो वहाँ थे। 1911 में क्या होता है, ब्रिटिश कलकत्ता से अपना कैपिटल शिफ्ट करते हैं दिल्ली को। कई को दिल्ली किसका कैपिटल था? मुगलों का। और मुगल वेल्थी सल्तनत जी, और आज भी है, सब कुछ जो भी बना है आज भी खड़ा हुआ है पूरे शान शौकत के साथ, देख रही हमें। तो इन्हों क्या करे, अब दिल्ली मूव होना
और दिल्ली में जो वक्फ के ज़मीना है धीरे 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 इंक्रोच करना, उसे एक्वायर करना स्टार्ट करना, तो इनका ये मनसूबा स्टार्ट होता है। 1915 तक इन्हों शिफ्ट होती और कब्जा शुरू कर दी। 1920 में मुसलमानों का एक बड़ा मूवमेंट तैयार हुआ था। धीरे धीरे तो अपोज करना स्टार्ट करे थे कि नहीं, वक्फ की ज़मीन हमें छोड़ को नहीं देते बोल, लेकिन 1923 में एक बड़ा मूवमेंट होता है जिसमें मुसलमान क्या करते हैं, अपोज करते कि नहीं, तुम्हें वक्फ की ज़मीन हमें नहीं छोड़ को देते। तो उस वक्त एक आईवाश के जैसा एक एक्ट बना था ब्रिटिश, क्या कि मुसलमान वक्फ एक्ट, हमें कानूनी बना डलती, आज के बाद कोई भी तुम्हारे ज़मीना को हाथ नहीं लगाता, चुराए मार को खाए, और जब अपोज ज्यादा होगा, मुखालिफत ज्यादा हो गई तो डर को क्या करे, एक्ट बना डाले। तो फिर आज़ाद हुआ मुल्क, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना। 1954 में जो पुराना एक्ट था उसके थोड़े मोड़े अमेंडमेंट्स के साथ 1954 में आज़ाद हिंदुस्तान में भी फिर से एक वक्फ का एक्ट बन गया, वक्फ का कानून बन गया, ठीक है। अब यहाँ से करप्शन तुम्हें देखना, ये जो हुआ वो तो गोरे करे, अब यहाँ का करप्शन तुम्हें देखो। 54 में एक्ट बनता है, 1976 में आयरन लेडी इंदिरा गांधी साहिबा प्राइम मिनिस्टर बनती है। तो उन्होंने जो है अपने दौर में एक लेटर लिखते हैं, जो पूरा रिकॉर्डेड है, हिस्ट्री में है, स्टेट्स को, पूरे स्टेट्स को एक लेटर लिखते हैं कि मेरे पास ये रिपोर्ट आई है कि स्टेट्स में बहुत सारे ज़मीना गवर्नमेंट को ना, स्टेट गवर्नमेंट्स कब्जा कर लिए हैं, इंक्रोच कर लिए हैं, या तो ज़मीन वापस करो या नहीं तो वो ज़मीन का फेयर प्राइस अदा करो। ये उनके जुमले हैं। नहीं इंक्रोच कर सकते तुम्हें, दैट इज़ वक्फ प्रॉपर्टी, अल्लाह की प्रॉपर्टी, वो लोगों के डेवलपमेंट के वास्ते है, कैसा तुम्हें इंक्रोच करते। तो ये उनका फरमान होता है। लेकिन अफसोस है वो 1976 में ख़त लिखे, 2025 है, अब तक भी जो लोग इंक्रोच करे थे वो टाइम पर भी उन्होंने भी वापस नहीं दिए। और हिस्ट्री में ये एक ही प्राइम मिनिस्टर ऐसे है जो कभी वक्फ के बारे में इतना भी फिक्र करे, बाकी तो दूसरे उतना फिक्र भी नहीं करे। अब तो माशाल्लाह अपोजिट डायरेक्शन में हवा चल रही है। तो अब सुनो करप्शन का कैसा शुरुआत होगी, 1976 में ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, एक किताब है IPS अब्दुल रहमान साहब की, डिनाइल एंड डिप्रेवेशन। तो इसके अंदर मुसलमानों की जो हालत है और मुसलमानों का जो इस वक्त मकाम है, कहाँ को है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो उसमें वक्फ का मिसयूज़ और वक्फ में जो करप्शन हुआ उसे हाईलाइट करते हैं। तो उसमें उन्होंने लिखते हैं कि दिल्ली में देखो, एक है वक्फ में कैसा कैसा करप्शन हो सकता है। एक तो सुने आप, इंक्रोच कर लेते, लैंड कब्जा कर लेते, इलीगल तरीके से कब्जा कर लेते। एक है लैंड है लेकिन उसे लंबे 100 साल के वास्ते, 50 साल के वास्ते रेंट पर या लीज पर देते हैं विथ ए वेरी मिजरेबल डर्टी अमाउंट, इतना गंदा और इतना क्या बोलते हैं, हल्का अमाउंट कि आप सुने तो ताजुब करेंगे। वक्फ की प्रॉपर्टीज दिल्ली में क्या पूरे इंडिया में 1 रुपए में एक बन भी नहीं आती, ठीक है। तो 1 रुपए में क्या क्या हुआ है सुनो जरा। 86 से लेकर 110 प्रॉपर्टीज ऐसे हैं दिल्ली के अंदर जिसका रेंट एक प्रॉपर्टी का सिर्फ 1 रुपया है। 1 रुपया जाएंगे दिल्ली को और वक्फ बोर्ड से हमें भी थोड़ी प्रॉपर्टी लेको 1 रुपए पर रहना शुरू कर सकी। और एक 110 प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जिसमें रेंट है 11 रुपीज से लेकर 21 रुपीज तक, और 127 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसका रेंट है पर प्रॉपर्टी 22 रुपीज से लेकर 31 रुपीज। तो टोटल 300 से 350 तक प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जो 30 रुपए के अंदर के रेंट पे चल रहे हैं। ऐसा है तो कहां से डेवलपमेंट है? यही तो है, यही रीजन है ना, गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है। दावत चलेगी तो कौन भी आको हाथ धो को बैठेंगे ना। दावत दे चला रहे कौन, ये कब्जे एंक्रोचमेंट्स कौन कर रही है? आगे सुनो, हैदराबाद में YSR रेड्डी की कांग्रेस गवर्नमेंट, तो दरगाह हुसैन शाह वली की जमीन है, कितनी है 1630 एकड़ जमीन जिसकी वैल्यूएशन है 32,000 करोड़ रुपीस। चीफ मिनिस्टर उठा को दे डालती हैं MNCs को। वक्फ बोर्ड को क्या मिला? 0।
32,000 करोड़ रुपीस। कोई हिसाब है? एक और केस आया, और ये सारी बातें मैं IPS अब्दुल रहमान साहब की किताब से कोट कर रहा हूँ। बाबा शरफुद्दीन दरगाह, हैदराबाद में, उसमें 1100 एकड़ जमीन, 4,400 करोड़ की वैल्यूएशन, उतनी वैल्यू है उसकी, 4,400 करोड़ एयरपोर्ट के वास्ते दे जाते। TDP गवर्नमेंट थी आंध्र प्रदेश की, चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर। समझ रहे? रिपोर्ट है कि मैक्सिमम एंक्रोचमेंट और मैक्सिमम जो करप्शन हुआ है वो गवर्नमेंट से हुआ है और गवर्नमेंट ऑफिशियल से हुआ है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट लेवल का करप्शन है, छोटा मोटा आदमी करप्शन नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं? अब आओ हमारे स्टेट कर्नाटका को। कर्नाटका स्टेट में 2012 में सदानंद गौड़ा का टाइम चल रहा है, ही इज द चीफ मिनिस्टर, और उस वक्त जो है कर्नाटका की माइनॉरिटी कमीशन है, एक है कर्नाटका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। समझ रहे? तो वक्फ बोर्ड जो है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। माइनॉरिटी के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंडर एक डिपार्टमेंट कौन भी है? वक्फ भी है। ठीक है, तो माइनॉरिटी अपना काम अच्छा कर रही है क्या, ये डिपार्टमेंट, इसे देखने के वास्ते, मेंटेन करने के वास्ते एक और डिपार्टमेंट है, उसे बोलते हैं माइनॉरिटी कमीशन। तो कर्नाटका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की देखरेख निगरानी कौन कर रहे हैं? कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन। तो उसके चेयरमैन थे अनवर मणिपड़ी साहब। उन्होंने एक रिपोर्ट टेबल करते हैं चीफ मिनिस्टर को कि कर्नाटका के वक्फ के प्रॉपर्टीज में 2001 से लेकर 2012 यानी 12 साल के अंदर 2,700 एकड़ वक्फ लैंड का एंक्रोचमेंट हुआ है, गैर कानूनी कब्जे हो गए हैं। जो 2,700 एकड़ की जमीन है उसकी वैल्यू है 2 लाख करोड़ रुपए, 2 ट्रिलियन रुपीस। सिर्फ कर्नाटका की बात है? कर्नाटका की, और 12 साल में हुई, उससे पहले का नहीं, 12 साल में, और पूरे नामा के साथ। और 81% मुस्लिम नामा है, जो आपको परसों भी राज्यसभा में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उठ को पूरा नामा बोले। समझ रहे? तो ये जो एंक्रोचमेंट हुआ है, यही रीजन है गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट अंदर है। अब कहीं भी करप्शन हुआ, गलत हो रहा है, तो उसे सुधारने की जिम्मेदारी किसकी? गवर्नमेंट की। नसीब से हमारी गवर्नमेंट इतनी भारी है जिसकी नीयत पहले से एंटी मुस्लिम नीयत। समझ रही? तो उन्होंने कूद पड़े, अब पूरे तरीके से इसके ऊपर हावी हो गए और एक एक्ट बना दे। तो मुझे अब समझ में आया कई को गवर्नमेंट इसमें आको इंटरफेयर करिए कर को जी। तो ऐसा जैसे आप शुरू में बोले कि हमें अपने नाराजगी जाहिर करने का तरीका एक सुप्रीम कोर्ट में जाकर PIL फाइल कर सकती या फिर एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकती जी। क्या पीसफुल वो प्रोटेस्ट करने से कुछ इम्पैक्ट हो सकता है क्या हजरत? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कई प्रोटेस्ट सबूत है हमारे वास्ते, सही ढंग से उन्होंने करे तो वो प्रोटेस्ट कामयाब हुआ और गवर्नमेंट अपना कानून वापस लेने पर मजबूर हुई है। हमें भी कर सकते हैं। तो चंद चीज़ें हैं, अगर हमें वो काम कर लिए और एक सही तरीके से प्रोटेस्ट चलाए तो ज़रूर प्रोटेस्ट विल बी सक्सेसफुल। तो वो चीज़ें क्या हैं, तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको सुनाता हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमें सबसे पहले अपने डिमांड्स को लिखना, हमने डिमांड्स तैयार करना कि हमारा डिमांड क्या है। जैसे कि अभी वक्फ का एक्ट का है 2025, हमें क्या पूरी बिल को रद्द कराना चाह रहे हैं? अगर ये हमारा प्लान है तो इसे हमें प्लान A बनाएंगे। जब हमें ये बिल रद्द कराने की कोशिश करी और गवर्नमेंट बोलते नहीं, चंद चीज़ों के ऊपर हमें तो छोड़ सकती, चंद चीज़ें बाकी रखती, तो वहाँ हमें किन चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती, नहीं कर सकते, कुछ प्लान B बनाना कि कुछ छोड़े कुछ मान लिए, ऐसा। उसके बाद तुम्हें क्या करना, ये जो तुम्हारा प्लान है, तुम्हारे कंडीशंस हैं, इसे पैम्पलेट के जरिए से, पोस्टर्स के जरिए से, हैंड बिल्स के जरिए से, न्यूज़पेपर जर्नल्स के जरिए से तुम्हें आम करना, वायरल करना, इसे सबको बोलना। ठीक है, तो जो प्रोटेस्ट करने के वास्ते, तुम्हारा साथ देने के वास्ते जो मुसलमान आया है, ये कॉमन आदमी है, अपनी जिम्मेदारी समझ को आया है, तो तुम्हें इसे एड्रेस करना, इसे बताना कि तुम्हें क्या कर रही, बोल को ट्रांसपेरेंसी रहना जरूरी है। आज क्या हो गया, बहुत दुख से ये बात बोलना पड़ता है, जो भी कुछ बड़े हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल में हो, उलमा के लेवल में, जो भी बड़े हैं, उनका मिजाज बन गए छोटे को सफाई नहीं देते।
छोटे को क्लैरिटी नहीं देते, ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाते, जहनी गुलाम बना रही हैं क्या कौम को? ये नहीं चलता साहब, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करे वैसा। बहुत अहम बात रहती, तब भी चंद साहबा को मालूम रहता था ये गलत चीज़ है कि आप एक कोई काम कर रहे हैं और उम्मत को उसका डिटेल नहीं दे रहे हैं, और जो कॉमन मैन जा रहा है उसकी भी जिम्मेदारी है पूछना तुम्हें क्या कर रही हैं बोल के। खामोश क्या बोलती हैं वो मान लेना, ऐसा। ये घर में माँ बाप की बात मानने के वास्ते हिसाब पूछती हैं। इतना बड़ा एक प्रोटेस्ट कर रही हैं या इतना बड़ा मिशन लेकर चल रहे हैं, तो सवाल करना। तो पहली चीज़ क्या है, हमें पॉइंट पर वापस आएंगे कि हमें उसे वायरल करना, बल्कि गवर्नमेंट, आवाम, न्यूज़ हर जगह इतना वायरल करना कि सबको मालूम हो जाना इनके डिमांड्स क्या हैं। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना, जो प्रोटेस्ट में लोग आए हैं उनको एजुकेट करना, यानी कि जैसे कि मैं आपको एक 4 पॉइंट्स बताया, उसमें से कम 1 पॉइंट तो बताओ जो प्रोटेस्ट में आए। अब प्रोटेस्ट में तुम्हें किसी भी क्या तो पूछो तो उन्हें बोलते हमारी मस्जिद चल जाती, हमारे दरगाहें चल जाती, वो ठीक है, लेकिन कानूनी बात भी एजुकेट करो। हमारे मुसलमानों सीख सकती हैं, माशाल्लाह दिमाग है, तो एजुकेट करो। इसका नुकसान क्या होता मालूम क्या? कौन की पीछे से एक गोदी मीडिया वाला आता, तुम्हें प्रोटेस्ट कर ले को रहती, बुलाता, तुम ना इधर आओ साहब, क्या ये प्रोटेस्ट कहते हो, तुम्हें क्या बोलती हैं? हमारी मस्जिदें चल जाती हैं। कौन बोले तुम ना? कहते हो कौन बोले? हमारे बड़े बोले। कैसा चल जाती बोलो? फिर कौन पूछता क्या जवाब? अब वो वीडियो सब जगह चलाती, ये गोत्तिल्ला, इनको क्या अभी मालूम नहीं, इन्हों चुप के आको चीखा मारले को खड़ी। ऑलरेडी गोदी मीडिया वक्फ का प्रोटेस्ट फेल हो गए करको बोल को न्यूज़ चला रही है। मैं थोड़ी दिन पहले एक न्यूज़ चैनल, मैं नाम नहीं लेता, उसका प्राइम टाइम एंकर बोलता है कि वक्फ प्रोटेस्ट हैज़ मिजरेबली फेल्ड बोल, समझ रहे हैं? तो प्रोटेस्ट को फेल करने की साजिश होती है गोदी मीडिया की तरफ से, दुश्मनों की तरफ से। तो हमें क्या करना, लोगों को एजुकेट करना। और उसके बाद हमारा काम क्या है, ये जो भी प्रोटेस्ट होता है इसे हमें खुद मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर कवर करके डालना, ताकि अच्छी बात मालूम हो। गोदी मीडिया कोशिश करती है इसके खिलाफ जाने की, हमें पॉजिटिविटी फैलाना, देखो हमें कैसा काम कर रही हैं, हमारे बीच में कैसा प्रोटेस्ट चल रहा है। और एक चीज़ इसमें, एक पॉइंट, बहुत ज़रूरी पॉइंट ये है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। जितने भी प्रोटेस्ट में जाते हैं वो सब भाइयों से मेरी दरख्वास्त, बहनों से दरख्वास्त है, किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को नुकसान न पहुंचाओ, बल्कि प्रोटेस्ट में ही तो और आजिज बन जाओ। तुम्हारे पास से गुजरने वाले को भी इतनी मोहब्बत फील होना, उन्हें आंखों खड़ जाना तुम्हारे साथ। ये ऐसा पीसफुली, देखो प्रोटेस्ट पीसफुली होता, सो प्रोटेस्ट की जो इजाज़त है आर्टिकल 19 में, वो पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाज़त है। सो वायलेंस करे तो वो प्रोटेस्ट नहीं रहता, वो ऑफेंस हो जाता। तो कभी वायलेंस का रास्ता, गलत नारों का रास्ता, लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने का रास्ता कभी इख्तियार नहीं करना, वरना हमारा मकसद खराब हो जाता। फिर हमें हमारे बिल और एक्ट के बारे में क्या भी सोच नहीं सकते। और लास्ट फाइनल एक काम, जब ये सब कर रही तो प्रोटेस्ट के लीडर्स की एक ग्रुप बनाना। अब कैसा बनाती हैं लीडर्स की ग्रुप? उन्होंने गाँव के बड़े, उन्होंने मोहल्ले के बड़े, उन्होंने मस्जिद के बड़े, उन्होंने उद्दीन बड़े, और एक कौन सा बड़ा, मद्दूर बड़े, बड़े बड़े ऐसा नहीं, सलाहियत के ऊपर, उनकी सलाहियत को देखो और उनको लीडर बनाओ। इसमें क्या है, सलाहियत किसकी देखेंगे? मेनली इसमें एडवोकेट्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये कानूनी दावपेच की चीज़ एडवोकेट को मालूम रहता है, किस तरह से बात करना, किस तरह से कोई भी एक्ट को, उसकी कमज़ोरियाँ क्या हैं, वो सब चीज़ें एडवोकेट बोल सकता है। तो लॉयर्स होना, एडवोकेट्स होना, उलमा होना, क्योंकि एक शरई मसला भी है ये, तो एडवोकेट्स को शरई मसले के बारे में बता को देने के वास्ते कौन होना? उलमा भी होना। और साथ में इसमें कौन होना? एक्टिविस्ट्स होना, सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, इन्हों लोग रहना। ठीक है, तो इनको मालूम है गवर्नमेंट की कैसा झुका सकती हैं या गवर्नमेंट को कैसा मनवा सकती हैं, समझ रहे? तो ऐसी एक ग्रुप बनाओ लीडर्स की, इन्हों क्या करना, गवर्नमेंट से डायलॉग करना, गवर्नमेंट से बातचीत करना, और जो बातचीत गवर्नमेंट से होती है वो बातचीत लाखों प्रोटेस्ट करने वालों से, आम आदमी से, कॉमन आदमी से सुनाना, उसके बारे में डिस्कस करना। तो इस तरह से लीडर्स और कॉमन पीपल, इनके बीच में ऐसा अगर डायलॉग रहा और गवर्नमेंट के साथ क्या क्या हो रहा है वो पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ रहा, तो प्रोटेस्ट करने वाले और क्या बोलते हैं, मोहब्बत से और अपना जिम्मा समझ को क्या करते हैं, प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं। बल्कि इससे, ये ट्रांसपेरेंसी से फ़ायदा क्या होगा, हमारे गैर मुस्लिम भाइयाँ भी आको हमारे साथ खड़े होकर साथ देते हैं। ये मैं आंखों से देखा हूँ। फर्स्ट में फ्रीडम पार्क में एक प्रोटेस्ट था तो गैर मुस्लिम हमारे भाइयाँ खड़े थे। तो इस तरह से मुनज़्ज़म तरीके से अगर काम करे
तो ये प्रोटेस्ट इंशाल्लाह फायदा पहुंचाता है, एक्ट को हमें वापस ले सकती। इसके अलावा जो जरे प्रोटेस्ट आजकल स्टार्ट हुई, ये काला पट्टा बन लियो, और कहीं एक तंजीम का एक पेपर पढ़ रहा था, उसमें लिखे हैं बत्ती गुल प्रोटेस्ट करेंगे बोल, क्या कहते हो, लाइट ऑफ कर डालती हैं। ये क्या प्रोटेस्ट है बोलो, इससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है? असल इम्पैक्ट पड़ेगा कैसा, जब हमें अमन के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना, जमा होना और अपनी बात रखना, साइनिंग पिटिशंस बनाना और उसमें साइन कर को एक मेमोरेंडम देना कि देखो इतने लोग हैं, समझे। तो ये चीज़ा इम्पैक्टफुल प्रोटेस्ट। जैसे हमें QR कोड वगैरह साइन करे, उसमें उम्मीद थी कि वो QR कोड से 3.5 करोड़ QR कोड स्कैन हुए थे साहब, उसका क्या भी हमने जमीन पर इफेक्ट दिखा नहीं। ये प्रॉब्लम होता है जब तुम्हें ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते। तो ट्रांसपेरेंसी के साथ, सही तरीके के साथ अगर प्रोटेस्ट करे तो इंशाल्लाह 100% इट विल बी इफेक्टिव, इट विल बी इम्पैक्टफुल, और एक्ट इंशाल्लाह हमें रिपील कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमना मालूम हो गया और हमारे व्यूअर्स को भी मालूम हो गया कि एक प्रोटेस्ट को कैसा इम्पैक्टफुल बना सकती। अगर एक बात ऐसा चल लिया, प्रोटेस्ट हमें मेहनत के साथ, जद्दोजहद के साथ ऐसा करे कि हमें इतना प्रोटेस्ट करे कि वो एक्ट वापस उन्होंने ले लिए, सुप्रीम कोर्ट को भी जाकर पूरा जाकर ले ले, तो यहाँ तक नहीं आता हमारी जिम्मेदारी, यहाँ से खत्म हो जाता नहीं क्या? अब फिर उसी अंधेरे में जाना चाह रहे हैं जो 6 महीने पहले का अंधेरा था। ठीक है, अभी बात हुई ना हमारी जी कि हमें 6 महीने से सुन रही बोल को, 6 महीने से जो बिल की बात चली, 6 या 8 महीने पकड़ो, तो 8 महीने की जो जिद्दोजहद गवर्नमेंट कर रही है, उसके ऊपर तुम्हारा रिएक्शन क्या है? तुम्हारे लीडर्स चले गए सुप्रीम कोर्ट और कॉमन मैन आ गया प्रोटेस्ट करने के वास्ते, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये बिल हमें खत्म कराना। जी। सवाल ये है, 8 महीने की हलचल का ये नतीजा, 80 साल से जो करप्शन हुआ, अब बीच में इतना लंबा सुनाया ना तुमने, उसका क्या? वो फिर मुझको लपट को अंधेरे में चले जाती। नहीं मेरे भाई, हाफिज साहब, बहुत ज़रूरी है हमारे वास्ते कि जैसा जोश के साथ, जैसा हमें जज्बे के साथ ये बिल को वापस कराने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही जोश और जज्बे के साथ हमें कानूनी तरीके से जो 80 साल से करप्शन हुआ है, वो करप्शन को भी ख़त्म करने की कोशिश करना। वो ज़मीन एंक्रोच हुई है, सो वो क्या भी चावल भी चाह नहीं थी, वो खा को पी गए डकार दले भी बोल को, वो ज़मीन अब भी है, गैर कानूनी कब्जा कर को बैठे हैं चोरा डॉकवा, उनसे वापस ले। और वो वापस लेने का तरीका क्या है? जैसा तुम्हें ये एजिटेशन कर रहे हैं प्रोटेस्ट के जरिए से, रिटर्न पिटिशंस के जरिए से, सुप्रीम कोर्ट को जाकर कर रहे हैं, वही तरीका अपनाओ इन एंक्रोचर्स को निकालने के वास्ते। अब देखो, वक्फ बोर्ड है, वक्फ मिनिस्ट्री है, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नसीब अच्छी कि हमारे जो इस वक्त के वक्फ मिनिस्टर हैं बड़े डायनामिक लीडर और कमिटमेंट के लीडर होना, जो बोलती वो करती होना। और मैं जहाँ तक देखा हूँ, बल्कि पूरे इंडिया की हिस्ट्री में, जैसा इस वक्त के वक्फ मिनिस्टर वक्फ अदालत लगाए और कंप्लेंट्स लिए कि कहाँ इंक्रोचमेंट है, लाखों तुम्हें कंप्लेंट दियो, और टाइम्स ऑफ इंडिया में आया कि 4100 प्लस कंप्लेंट्स वक्फ मिनिस्टर के पास पहुंचे, कहाँ इलीगल इंक्रोचमेंट हो को है बोल को। तो हमें वक्फ मिनिस्टर के पास जाएंगे, हमें मतलब जो हमारे लीडर्स हमें चुनती हैं प्रोटेस्ट के जरिए से, एजिटेशन के जरिए से, वो वकील को, वो आलिम को, वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को हमें भेजेंगे कि वक्फ मिनिस्टर के पास जाओ और ये चीज़ का भी आप उनसे दरख्वास्त करो, रिक्वेस्ट करो, डिमांड करो कि साहब आपके जैसा लीडर हमने मिला है, हमारी नसीबी है, खुशनसीबी, इस पर भी काम करो। और इतना हमें तसल्ली देंगे कि आपको इस सिलसिले में अगर क्या तो भी रुकावट आई तो पूरी कौम आपके साथ है। व्हाई नॉट दिस? अगर ये करेंगे तो जैसा मैं वक्फ के मेन एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बोला कि वक्फ शुरू कहीं को हुआ हमारे डेवलपमेंट के वास्ते, तो वक्फ मिनिस्टर क्या कर सकते हैं, वो इलीगल इंक्रोचमेंट के ऊपर जो कंप्लेंट्स आए हैं वो कंप्लेंट का रिस्पांस दो, इंक्रोचमेंट ख़त्म करो, आप डेवलपमेंट करो और स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स बनाओ, जगहों की हिफाजत करो। फिर देखो पूरा कर्नाटका उससे फ़ायदा उठा, हमारे मुसलमान भाइयाँ भी, नॉन मुस्लिम भाइयाँ भी, क्रिश्चियंस, हिंदू, सिख, सब उससे फ़ायदा उठाएंगे और हमारा पूरा स्टेट इंशाल्लाह एक डेवलप्ड स्टेट बनता है, पूरी कंट्री डेवलप्ड कंट्री बन सकती है। बट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आवर स्टेट। मुझे ऐसा लगता है, मुझे दूसरे वक्त मिनिस्टर स्टेट के कैसे नहीं मालूम,
लेकिन हमारे स्टेट के वक्फ मिनिस्टर इज अ कैपेबल पर्सन एंड ही इज अ डायनामिक लीडर एंड ही कैन डू इट। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी आवाम अब ये बिल इंशाल्लाह पूरी मेहनत से वापस करा लेंगी। वो अल्लाह के हवाले है, वापस होता नहीं होता, लेकिन अल्लाह के लिए उसका कोई क्या भी नतीजा आंदे, ये 80 साल का जो करप्शन हुआ है इसे भूलो न को, इसे भुला दल को जाको सो जाओ न को। ये हमारी आइंदा नस्लों को काम आने वाली चीज़ है। इससे हमारे आइंदा के नस्ल अच्छा पढ़ सकते है, अच्छा कमा सकते है और अच्छी ज़िंदगी जी सकती है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, आपके व्यूअर से भी रिक्वेस्ट है और हमारे उलमा से भी रिक्वेस्ट है कि अब जो है ज़रा कॉन्क्रीट काम करना शुरू करेंगे, अब ज़रा उम्मत में उजाला लाने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह वफ़ की जायदाद से फिर उम्मत प्रॉस्परस हो सकती है इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस पॉडकास्ट में हमें वक्फ के बारे में जाने और पीसफुल प्रोटेस्ट कैसा करना जाने और हमारी नाराज़गी जाहिर करने का तरीका भी आप बताए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें इस पॉडकास्ट में हमें सीखने को मिले और बहुत अफसोस की बात भी यह है कि हमें इतने दिन से हमें ये सब चीज़ें मालूम नहीं करे, हमारे बड़े इससे हम ना दूर कर डाले, इस सब चीज़ों से छुपा को रख डाले हम ना। उसका वजह भी मैं ये समझता हूँ कि हमें हमारी भी गलती है, हमें सवाल नहीं करे। अगर थे हमें सवाल करते तो ये नौबत शायद नहीं आ सकती थी। तो मेरे व्यूअर से भी दरख्वास्त है कि तुम्हें जो तुम्हारे जो लीडर्स थी जो काम कर लेकर ही उनसे सवाल करो, तुम्हें बिल्कुल सवाल करो और उनसे अपडेट लो क्या हो रहा है, क्या काम हो लेकर है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो बहुत शुक्रिया हज़रत इस पॉडकास्ट में आने के लिए और बहुत सारा नॉलेज हमारे से शेयर करने के लिए। तो जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।